नमस्कार, भारत 24 पर स्नेक एंड लैडर्स द गेम आप बिहार पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बिहार की राजनीति एक बार फिर से उबाल पर है। सियासी बिसात बिछ चुकी है और हर दल अपने अपने मोहरों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। लेकिन इस बार तस्वीर में सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके स्वास्थ्य का मुद्दा विपक्षी नेता बना चुके हैं। आज वो पूरी ताकत और तजुर्बे के साथ चुनावी मोर्चे में जुट चुके हैं। नीतीश कुमार की सक्रियता, उनकी जनसभाओं का लहजा और विरोधियों पर सटीक प्रहार ने राजनीतिक हलकों में नई हलचल मचा दी है। वह उनके नेतृत्व में एनडीए खेमे में अपने अभियान को जिस तेजी से आगे बढ़ाया है, उसने विरोधियों के माथे पर पसीना ला दिया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो पहले आप इन आंकड़ों पर नजर दौड़ाइए। किस तरह से लगातार सीएम नीतीश कुमार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। नीतीश कुमार की उम्र करीब 75 साल है, लेकिन जब वो रैलियां करते हैं तो ये उम्र दिखती नहीं है। इस उम्र में भी औसतन 4 से 5 रैलियां वो प्रतिदिन कर रहे हैं। नीतीश कुमार की आज 9 जनसभाएं हुई हैं। 29 अक्टूबर को नालंदा के 7 विधानसभा क्षेत्र में रैलियां की। 20 अक्टूबर को गोपालगंज, सिवान, जहानाबाद और पटना में 5 रैलियां की थी। लगातार ताबड़तोड़ उनकी तरफ से रैलियां की जा रही हैं। नीतीश कुमार न सिर्फ अपने पुराने जनाधार को फिर से मजबूत करने में जुटे हैं, बल्कि युवाओं और नए मतदाताओं तक पहुंचने के लिए लगातार स्ट्रैटेजी भी बना रही है। यही वजह कि चुनाव प्रचार में पूरी ताकत उन्होंने लगा दी है। 75 साल की उम्र में भी बिना थके हारे वो लगातार रैलियां कर रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं। ना उनके चेहरे पर कोई शिकन नजर आ रही है, ना थकान नजर आ रही है। 75 साल की उम्र में लगातार वो रैलियों को संबोधित कर रही हैं। और अब बताते हैं आपको किस तरह से लगातार वो रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। नीतीश कुमार की आज की रैली की बात करें तो मधुबनी की बेटीपट्टी और खजौली में उन्होंने धारदार चुनाव प्रचार किया। अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करते नजर आए। सीतामढ़ी के परिहार, बथनाहा और रीवा में भी उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी और बरूराज में भी चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। अपने कैंडिडेट के लिए, अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करते नजर आए। वैशाली के राघोपुरा और पातेपुर में भी चुनावी प्रचार करते नजर आए। बिना थके लगातार ताबड़तोड़ वो रैलियां कर रहे हैं और उनकी तरफ से चुनाव प्रचार भी लगातार किया जा रहा है। आज की विधानसभा में कई जगहों पर नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार किया और बारिश की वजह से कई जगहों पर रैलियां रद्द हो गई। इस बीच नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश जारी किया और राज्य की जनता से सीधा संवाद किया। उन्होंने 2005 से अब तक के अपने कार्यकाल का उल्लेख किया और दावा किया कि बिहार को उन्होंने पिछड़ेपन और खराब कानून व्यवस्था से निकालकर विकास के रास्ते पर खड़ा किया। साथ ही उन्होंने जनता से एनडीए उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने की अपील की। वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने लालू एंड फैमिली को निशाने पर लिया और उन पर जमकर प्रहार करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से एक 4 मिनट का करीब वीडियो संदेश जारी किया गया। इस वीडियो संदेश में क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। करीब 4 मिनट के वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर अब तक की बात की। उन्होंने अपने संदेश के जरिए बिहार की जनता से कहा कि उनके शासन से पहले बिहार कहलाना अपमान का विषय माना जाता था, लेकिन अब सम्मान की बात बन गई है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। अब बिहारी कहलाना
अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। और मैदान में नीतीश कुमार के एक्शन से विपक्ष की सांसें तेज हो गई हैं। दरअसल महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव पर कई बार सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर वो तंज कसते नजर आए, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार में धार दी, अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार किया, विपक्ष सेटबैक में दिखाई दे रहा है और उससे नीतीश कुमार को ताकत मिल रही है। किस तरह से नीतीश कुमार लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। एनडीए का संकल्प पत्र जिसमें वादा किया गया कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा, किसानों को 9,000 रुपए की मदद दी जाएगी हर एक किसान को, नए एयरपोर्ट्स और मेट्रो के विस्तार का भी वादा इस संकल्प पत्र में किया गया है। दूसरा अगर बात करें काटी सोशल इंजीनियरिंग यानी कि ईबीसी, दलित और मुस्लिम सबको छुआ है। तीसरे की बात करें तो मोदी फैक्टर यहां पर कई विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है। शाह, योगी, राजनाथ समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज बिहार में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रही हैं। नीतीश के नेतृत्व में चुनावी मैदान में एनडीए है और लगातार चुनाव प्रचार अभियान को धार दी जा रही है, आगे बढ़ाया जा रहा है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं वो प्रचार करते नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार परवान पर है। आज सियासत का सुपर शनिवार भी था जहां पर सभी पार्टियों के कई दिग्गज चुनावी मैदान में थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बारिश की वजह से वर्चुअल संबोधन किया और महागठबंधन को उन्होंने निशाने पर लिया। क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। कुछ दिन पूर्व कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिहार में आए थे और उन्होंने एक यात्रा निकाली। वो यात्रा थी घुसपैठिया बचाओ। उजियारपुर की जनता को मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार की मतदाता सूची में क्या घुसपैठिए होने चाहिए? बिहार में घुसपैठियों को सुरक्षित रखना चाहिए। ये पूरे दल, चाहे कांग्रेस हो, ममता हो, लालू जी हो, बसपा हो, सपा हो, सभी दल एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। मगर मैं आज उजियारपुर की भूमि पर से राहुल गांधी को बताना चाहता हूं, जितनी भी यात्राएं आपको निकालनी है वो निकाल लीजिए। बिहार की धरती पर से, देश की धरती पर से चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को हम देश के बाहर निकालेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी और अपने गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में रैली की। इस दौरान नीतीश सरकार को निशाने पर लेते हुए महागठबंधन प्रत्याशी की जीत की लोगों से अपील की और मतदान करने के लिए भी वो लोगों से कहती नजर आई अपने संबोधन के दौरान। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी। चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लिहाजा एनडीए के तमाम नेता इस वक्त बिहार में कैंपेनिंग कर रहे हैं, महागठबंधन को निशाने पर ले रहे हैं और लगातार एक दूसरे पर जमकर प्रहार किया जा रहा है रैलियों के जरिए। अब देखिए धीरे धीरे जो महागठबंधन का असली स्वरूप है वो उसके नेताओं के जुबान पे आने लगी है। जो जंगल राज की किसी भी तरफ से तरफदारी करते हैं वो बिहार का कितना सुरक्षा करेंगे ये आप सबके सामने आ रहा है। तेजस्वी बाबू ने शहाबुद्दीन जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो इशारा है अब उनके नेता लोग भी जंगल राज की पैरवी कर रहे हैं। अब बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी को मैं हमेशा कहता हूं कि ये एनडीए के स्टार प्रचारक हैं। जब भी ये मुंह खोलते हैं तब एनडीए के पक्ष में ही मुंह खोलते हैं। जिस तरह से उन्होंने छठ के पूजा का अपमान करने का काम किया उससे पूरे बिहार की जनता
यही सोच रही है कि ये कौन सा व्यक्ति है जो बिहार में चुनाव प्रचार भी कर रहा है और छठी मैया को अपमानित भी करने का काम कर रहा है। राहुल गांधी जैसे लोग बिहार में आके न बिहार की संस्कृति समझते हैं, न बिहार के लोगों के बारे में जानते हैं, और इस बार कांग्रेस को बहुत बुरी तरह मुंह खानी पड़ेगी। और अब जब बिहार की सियासी सरजमी पर हर मोहरा अपनी चाल चल चुका है तो हर एक दल अपनी अपनी ताकत दिखा रहा है। रैलियों के माध्यम से अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार किया जा रहा है। हर चेहरा जनता के दरबार में अपनी बातें रख चुका है। तो असली फैसला अब जनता को ही करना है कि किसको वो वोट देने वाले हैं। लेकिन अपने रैलियों के माध्यम से लगातार एक दूसरे के ऊपर जमकर प्रहार भी किया जा रहा है। वह नीतीश कुमार अनुभव और स्थिरता का चेहरा बनकर मैदान में है। 75 साल की उम्र होने के बावजूद भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल भी खड़े किए गए। वहीं विपक्ष नई ऊर्जा और बदलाव की उम्मीद लेकर उतरा है। बिहार की सियासत में यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की हो, लेकिन इस बार दांव कहीं ज्यादा बड़ा है। नीतीश ने इस चुनावी रणभूमि में पूरी तरह से कमान संभाल ली है, जिसके बाद विपक्षी नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और अब बात अगली खबर की करते हैं। बिहार की सियासी जमीन पर एंटी इनकम्बेंसी का भूत हमेशा मंडराता रहा है, लेकिन इस बार एनडीए ने इसे भगाने का मंत्र ढूंढ लिया है। बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई है ताकि एंटी इनकम्बेंसी ना दिखे, और इसके लिए बीजेपी ने पुराने योद्धाओं पर भरोसा जताया है। लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद एनडीए के गठबंधन के खासकर बीजेपी ने नए चेहरों को चकाचौंध में छोड़ा है। उन दिग्गजों को फिर से मैदान में उतारा है जिन्होंने पहले भी जनता का दिल जीता था। ये रणनीति न सिर्फ अनुभव की ताकत दिखाती है, बल्कि बदलते मोड़ की वाली जनता को स्थिरता का संदेश भी देता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से नए चेहरों को मौका दिया गया है। बीजेपी की तरफ से पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है। तो बीजेपी की बात करते हैं। सबसे पहले बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, आरएलएम और हम ये एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। सभी सीटों का बंटवारा हो चुका है। अब किन सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार रिपीट किए गए हैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस बार एनडीए का क्या कुछ रणनीति रही है, इस बार के चुनाव में कौन कौन से उम्मीदवार रिपीट किए गए हैं। 243 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारे गए हैं, उनमें से कितने पुराने कैंडिडेट को रिपीट किया गया है। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। एनडीए के घटक दल मिलकर सभी सीटों पर यानी कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस बार एनडीए की एक खास अलग रणनीति भी दिखाई दी। करीब 121 पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है, यानी कि उन पर फिर से भरोसा जताया गया है। जिताऊ उम्मीदवार थे और जातिगत जो वहां पर रणनीति थी एनडीए की, उसको समझकर पुराने चेहरों को रिपीट किया गया। लेकिन खास बात यह कि एनडीए के घटक दल नए उम्मीदवारों के बजाय पुराने प्रत्याशियों पर अपना दांव लगा रहे हैं। किस तरह से इनमें बंटवारा किया गया है, कैसे नए चेहरों को मौका दिया गया है और पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। 243 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। सभी कैंडिडेट मैदान में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। नए उम्मीदवारों की बात करें तो 114 नए उम्मीदवार, यानी कि ये नए चेहरे हैं जिन पर एनडीए ने भरोसा जताया है। पुराने उम्मीदवारों की बात करें तो 129 पुराने उम्मीदवार हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में हार गए थे, उन पर फिर से भरोसा जताया है। पिछली बार हारे उम्मीदवार यानी कि जो 37 उम्मीदवार थे पिछले विधानसभा चुनाव में, ये हार गए थे, लेकिन इस बार जो एनडीए की तरफ से रणनीति बनाई गई है उन पर फिर से भरोसा जताया गया है और चुनाव प्रचार में भी इन्हें अहम भूमिका दी गई है। नए उम्मीदवार लगभग 114 हैं जिन पर भरोसा फिर से जताया गया है और इस रणनीति पर काम किया जा रहा है। बीजेपी हमेशा नए उम्मीदवारों पर भरोसा ज्यादा करती है और इसीलिए जब भी किसी भी राज्य या फिर केंद्र के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है तो 20 से 25% सिटिंग नेता के नाम काट दिए जाते हैं। लेकिन बिहार के चुनाव में ऐसा नहीं दिखाई दिया। अमित शाह ने ऐसी चाणक्य नीति अपनाई ताकि अपने पुराने लोगों पर, पुराने उम्मीदवारों पर भरोसा जताया जा सके। बीजेपी ने 2020 की तुलना में इस बार 35 नए चेहरे उतारे हैं जो उसके द्वारा दोहराए गए उम्मीदवारों की, जिनकी संख्या 66 है, उनमें से लगभग आधी है। बीजेपी की तरफ से दोहराए गए 66 उम्मीदवारों में से 54 पिछली बार जीते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो पार्टी ने 2020 में 74 सीटें जीतने वाले अपने 20 विजयी उम्मीदवारों को मैदान से बाहर कर दिया है। यह बीजेपी की रणनीति है। जबकि 12 ऐसे उम्मीदवारों को फिर से उतारा गया है
जो पिछले विधानसभा चुनाव में हार गए थे, यानी कि बीजेपी की तरफ से इस बार नए चेहरों को तो मौका दिया गया है, लेकिन उन पुराने चेहरों पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है जो पिछली बार की विधानसभा में चुनाव में हार गए थे, लेकिन कम मार्जिन से हारे थे। उनकी रणनीति सही थी और इसी वजह से इस बार जब टिकटों का बंटवारा हुआ, प्रत्याशियों का चयन हुआ, तो उन पर फिर से भरोसा जताया गया है। और लगातार इसको लेकर कई दौर की बैठक भी हुई थी, मंथन भी किया गया था। दूसरे दलों के साथ में भी कई राउंड की बैठक के बाद इन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, मंथन किया गया। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ गलतियां थी, किन वजहों से चुनाव हार गए थे, इसको लेकर भी कई बार मंथन किया गया, जिसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। एनडीए के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने जितने उम्मीदवार दोहराए हैं, उतने ही नए उम्मीदवार भी उतारे, यानी कि जेडीयू की अलग रणनीति है। जेडीयू ने चुनाव में 51 नए चेहरों पर भरोसा किया है, जबकि 50 पुराने चेहरे उतारे गए हैं। दोबारा मैदान में आने वालों में 2020 के 43 विजेताओं में से 33 और पिछली बार हारे हुए 17 उम्मीदवार शामिल हैं, यानी कि जेडीयू की अपनी अलग रणनीति है। और पिछली बार जेडीयू की तरफ से विधानसभा के चुनाव में जो गलतियां की गई थी, उन गलतियों से सीखते हुए इस बार नए चेहरों को भी मौका दिया गया, लेकिन पुराने चेहरों को भी मौका दिया गया है। वहीं चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी-आर इस बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 29 सीटों में से 21 नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है, चिराग पासवान ने भरोसा जताया, जबकि महज 8 सीटों पर पुराने चेहरे उतारे गए हैं। और पिछली बार अविभाजित एलजेपी के रूप में चुनाव लड़ने पर उसे 143 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ा था। 2020 में उसे सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार 29 सीटों पर एलजेपी-आर चुनाव लड़ रही है। उनमें से पिछली बार उसने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2020 में अपने 18 उम्मीदवारों में से उसने 8 यानी कि लगभग आधी सीटों पर फिर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और ये फैसला कितना सही साबित होता है एलजेपी-आर के लिए, ये भी देखना होगा। इस बार एनडीए में चिराग और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को शामिल करने के साथ महागठबंधन के भीतर 49 सीटें बदली गईं और इन 49 में से 2020 में एनडीए ने केवल 10 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 4, जेडीयू ने 2 और उसकी तत्कालीन सहयोगी वीआईपी ने महागठबंधन में 4 सीटें जीती थी। महागठबंधन ने शेष 35 सीटें जीती थी। कुल मिलाकर देखें तो इस चुनाव में फिर से जीत दर्ज करने के लिए एनडीए लगातार रणनीति बना रही है और हर पल नई स्ट्रेटेजी के जरिए महागठबंधन को बैकफुट पर लाने के लिए कोशिश की जा रही है। चुनाव प्रचार में भी ये दिखाई दे रहा है। लगातार जिस तरह से विपक्ष पर एनडीए के तमाम दलों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा प्रहार किया जा रहा है, जंगल राज का जिक्र किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच में मोकामा एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार विकास या मुद्दे के लिए नहीं, बल्कि खूनी चुनावी संग्राम के लिए। गुरुवार की शाम मोकामा के तारतर गांव के पास में जन स्वराज के समर्थक की हत्या कर दी गई थी। 2 दलों के बीच में, 2 समर्थकों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दुलार चंद यादव की मौत हो गई। और इस हिंसक झड़प के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से हालांकि कार्रवाई भी की गई, 35 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि इसी सीट से जेडीयू के मोकामा से प्रत्याशी अनंत सिंह उम्मीदवार हैं और उन पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके समर्थकों के द्वारा ये घटना, ये जो हादसा हुआ है, इस घटना में उनके समर्थक ही शामिल रहे और उनके समर्थकों के द्वारा ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद से लेकर अभी तक सियासत गर्म है। दुलार चंद यादव की हत्या ने बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है और इस मुद्दे की गूंज इस बार के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कानून व्यवस्था एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बिहार का। क्योंकि जिस जंगल राज का जिक्र एनडीए की तरफ से लगातार किया जा रहा है, लालू एंड परिवार पर हमला बोला जा रहा है जंगल राज का जिक्र करके, तो जंगल राज में कानून व्यवस्था का क्या हाल था, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अब जिस तरह से विपक्षी गठबंधन की तरफ से भी सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। बाढ़ और मोकामा की 3 अधिकारियों का तत्काल तबादला कर दिया गया। जिस तरह से कार्रवाई की गई, ईसी की सख्त कार्रवाई देखने को मिली गई है। हटाए गए 3 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। एक अधिकारी को निलंबित करने का भी निर्देश दिया गया है। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन लिया गया है। स्थानीय एसपी का भी तबादले का आदेश दिया गया। चुनाव आयोग ने आज इस मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। ईसीआई ने रविवार दोपहर 12 बजे तक डीजीपी से रिपोर्ट भी मांगी कि अभी तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है। और हत्या के 1 दिन बाद ही पुलिस ने मामले की जांच को लेकर कई एफआईआर की हैं।
ऐसे में आपको बताते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले से पर्दा उठा है। किन कारणों की वजह से दुलारचंद यादव की मौत हुई थी। दुलारचंद यादव की मौत फेफड़ा फटने और पसलियां टूटने से हुई थी, यानी कि साफ जाहिर है कि उनके साथ में जमकर मारपीट की गई थी। अभी तक 4 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की जा चुकी हैं। हत्या मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है, उन्हें सस्पेंड किया गया। एसएचओ के ऊपर कार्रवाई हुई है, उन्हें सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा पूरे मामले की जांच के लिए टीम का गठन भी किया गया है और मामले की जांच कर जल्द ही खुलासे का दावा भी किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज हुआ है, इसमें दोनों कैंडिडेट की तरफ से भी कराया गया है, पुलिस के द्वारा भी कराया गया है और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है उसके लिए भी एफआईआर दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त कल जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा रही थी उसमें जो पथराव की घटना हुई थी उसके लिए भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है। अभी काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियां आज रात में की गई हैं और कई लोगों से पूछताछ चल रहा है। अभी स्थिति वहाँ काफ़ी सामान्य है और जगह जगह पर प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। मौत का कारण जो बताया गया है वो बताया गया है कि जो उनके छाती पे और जो लंग्स में जो चोट आई है उसके कारण उनका डेथ हुआ है। तो दुलारचंद यादव की हत्या के बाद लगातार इस मामले में कार्रवाई भी की जा रही है और पुलिस की तरफ से जांच की बात भी कही गई है। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कानून व्यवस्था का कि किस तरह से इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया समर्थकों के द्वारा। हालांकि आरोप लगाया जा रहा है दुलारचंद यादव की हत्या के बाद उनके समर्थकों और परिजनों में भारी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। दुलारचंद के पोते लिखित बयान पर पुलिस ने जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह, उनके भतीजे और कुछ अन्य लोगों समेत 5 को नामजद अभियुक्त बनाते हुए हत्या का मामला दर्ज किया है। परिजनों का आरोप है कि पैर में गोली मारने के बाद घायल दुलारचंद यादव को गाड़ी से कुचल कर मारा गया। लेकिन अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, ऐसे में हत्या की वजह का पता चल चुका है। किस तरह से पूरा प्रकरण हुआ वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई है। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है उसमें सोचिए सिर के पीछे चोट, यानी कि पीछे से उन पर वार किया गया, दाहिने ओर छाती फटी है, सीने पर भी कई बार वार किया गया जिस वजह से उनकी छाती फट गई। हार्ट अटैक से मौत की भी बात सामने आ रही है। सोचिए इस तरह की वारदात होगी, कोई आपके ऊपर जानलेवा हमला करेगा तो आपकी हार्ट अटैक आने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। पसलियां टूटी हुई, यानी कि बहुत बेरहमी से उनकी पिटाई की गई है। रीढ़ की हड्डी के पास में भी चोट है। पीछे से किसी भारी चीज से उन्हें कई बार मारा गया है या मारने की कोशिश की गई है। पसलियां टूटी हुई हैं, दाहिने पैर में गोली भी लगी है, यानी कि पहले उन्हें बुरी तरह से मारा गया, पीछे से वार किया गया और उसके बाद उन पर गोलियां चलाई गई। इसके साथ कई जगहों पर अब्रेशन यानी कि घर्षण के निशान और लेसेरेटेड वुड्स यानी कि फटे हुए घाव मिले हैं। डॉक्टरों ने लिखा है कि मौत का कारण कार्डियोपल्मोनरी फ्लूर यानी कि ब्लड इंजरी टू चेस्ट एंड हेड यानी छाती और सिर पर जोरदार चोटों व फिर फेफड़े फटने से हृदय और सांस प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया। बोर्ड 3 डॉक्टर का बोर्ड है और सब करके रिपोर्ट तैयार करके दे दिए हम लोग। चोट है, अंदरूनी चोट है। गोली लगने नहीं गोली पैर में गोली लगा है लेकिन वो थ्रू है। बहुत शरीर पूरे शरीर में चोट है, अंदरूनी चोट है, सीना उना में हो सकता है। तो पुलिस की तरफ से पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जांच में क्या कुछ निकल कर आता है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना बेहद अहम हो जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए भारत 24।